डियर फ्रेंड्स, इसमें सेट 2 के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप इसको पढ़ करके ये सोचें कि आपके एग्ज़ाम में सारे के सारे आएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईएमपी बताया जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से समझा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी इज़, तो 4 ऑप्शन है, चारों में से पूछा गया है। तो इसका जो वेक्टर क्वांटिटी आपको पता ही है कौन सा होता है, बल यानी कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होती है। दूसरा क्वेश्चन है संवेग का मात्रक है, यानी कि यूनिट ऑफ मोमेंटम पूछा गया। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, m/s या मीटर पर सेकंड। इसमें ए ऑप्शन सही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन संवेग का सूत्र है। तो इनमें से कौन संवेग का सूत्र है ये बताना है। संवेग मतलब क्या होता है आपका, फिर से मोमेंटम। मोमेंटम का सूत्र क्या होता है, तो P=mv। पी से हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं, और एम है मास और वी है वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी जो है मोमेंटम होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये प्लेयर रन्स बिफोर लॉन्ग जंप, यानी कि एक खिलाड़ी लंबी कूद से पहले दौड़ता है। क्यों दौड़ता है, तो उसका रीज़न क्या है, टू इंक्रीज द मोमेंटम, यानी कि संवेग बढ़ाने के लिए। इसका ये वाला ऑप्शन इंग्लिश में और ये वाला ऑप्शन हिंदी में सही होगा। संवेग बढ़ाने के लिए वो दौड़ता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसका वेग है, यानी कि वेग बताना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी इज़ 200 जूल, इट्स वेलोसिटी इज़। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है K=1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी यानी कि हमें दे रखा है आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K=1/2 mv²। और हमारे को K की वैल्यू दे रखी है 200 जूल, जो कि यहाँ पे दे रखी है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास। और उसके बाद में M जो है, M मतलब 1 किलोग्राम। मास हमारे को 1 किलोग्राम दे रखा है। तो K का हमारे पास ये रहा वैल्यू, और ये रहा मास का। तो K की वैल्यू हम 200 रखेंगे जो कि, और मास की वैल्यू हम 1 रख देंगे। v² निकल जाएगा। v² क्या हो जाएगा, 200 का अंडर रूट, और अंडर रूट से क्या हो जाएगा, v=20 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारे पास सी ऑप्शन यानी ए ऑप्शन था, जो 20 मीटर पर सेकेंड। तो यही आंसर हमने लगा दिया। अब आते हैं, एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर, यानी कि पहले मोटर की स्पीड 40 थी, फिर घटने के बाद में 20 हो जाती है प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो 20 मीटर भागती है। मोटर कार का मंदन होगा। मंदन मतलब होता है डिक्रीज कितना होगा, यानी रिटायर्डेशन या एक्सेलरेशन का उल्टा। रिटायर्डेशन क्या होगा, ए कार डिक्रीजेज इस स्पीड फ्रॉम 40 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द रिटायर्डेशन ऑफ कार। तो हमें पता है कि इसकी इनिशियल जो है वेलोसिटी 40 दे रखी है, हमने क्वेश्चन में अभी भी पढ़ा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कार जो है, इसकी वेलोसिटी जो दूसरी फाइनल दे रखी है वो 20 दे रखी है, यानी कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी मिल गई हमें। उसके बाद हमें क्या करना है, टाइम टेकन टू डिक्रीज द स्पीड। तो टाइम भी हमें पता है 5 सेकेंड का टाइम लगा उसको इतना आने में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम 5 सेकेंड है। तो रिटायर्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है v-u/t। और v हमारे को 20 दे रखा है, u हमें 40 दे रखा है, अपॉन में t हमें 5 दे रखा है। सबको रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने का मतलब हो गया कि आपका जो है नमक का घोल तो पूर्ण रूप से घुल जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन भी पूर्ण रूप से घुल जाता है, तो उसके आर पार हो सकता है रोशनी। और स्टार्च विलयन भी आपका पूरा का पूरा जो है वो हो जाता है। सॉरी, स्टार्च विलयन और दूध दोनों के दोनों पूरे के पूरे नहीं घुलते हैं, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। आप चाहें तो इनमें से ये मतलब ये मिसप्रिंट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट दे दिए गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। टिंडल इफेक्ट आपको पूछा गया, विच वन इज़ द टिम्बल विच विल शो द टिंडल इफेक्ट। तो आपको आंसर में बस इतना बताना है कि दूध यानी मिल्क या फिर स्टार्च विलियन यानी कि स्टार्च सॉल्यूशन शो करता है, दोनों ही शो करते हैं। निकल तथा कपूर के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो निकल एंड कपूर कैन बी सेपरेटेड बाई विच मेथड। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, दिस सोल्यूशन इज़ मेड बाई डिजॉल्विंग। यानी टिंचर और आयोडीन का टिंचर जो है वो एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। तो ये सोल्यूशन किससे बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल में आयोडीन के डालने से,
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सपोज ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड्स, यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंका जाता है फ्रॉम ए पोजीशन पी, यानी ज़मीन पे कोई पी जगह है, यहाँ पे पी जगह है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ एक बॉल फेंका जाता है अबव द ग्राउंड, राइजेस टू द हाइट पॉइंट क्यू, क्यू तक वो जाती है, यहाँ से पी से क्यू तक गई, एंड रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट पी, फिर यहाँ से वापस गिर के यहीं पे पी पे आ जाती है। व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितना हुआ बॉल का। तो हमें बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम बता देंगे कि हमारी जो बॉल है वो पी पॉइंट पे थी, फिर क्यू पे गई और क्यू पे जाने के बाद वापस पी पे आ गई, यानी कि ये इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया क्यू तक और क्यू से पी तक, यानी कि डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ये क्यू तक तो गई लेकिन वापस सेम पोजीशन पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो और डिस्टेंस ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी से क्यू के बीच की दूरी के बीच का दुगना चली हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ गई एक बार और यहाँ से दोबारा वहाँ पे आ गई। तो ये इसका आंसर हो गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल कोई भी अगर आयरन का है तो उसको क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और इट इज़ ए केमिकल प्रॉपर्टी, कोरोजन कैसी प्रॉपर्टी होती, केमिकल प्रॉपर्टी। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कोरोजन इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी बताओगे, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी बताओगे। ब्लड एंड सी वाटर आर, तो ब्लड और सी वाटर कैसे होते हैं, तो ब्लड इज़ ए कंपाउंड, ठीक है, ब्लड को क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड, और सी वाटर इज़ ए मिक्सचर, क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे जो है एलिमेंट्स होते हैं, आपके कैल्शियम है उसमें, आपके मिनरल्स भी हैं। सी वाटर है, बहुत जगहों का पानी आता है उसमें, तो सब कुछ मिल जाता है उसमें, आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ, ठीक है। ब्लड जो है आपका कंपाउंड है, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे यानी कमरे के तापमान पे कौन सा मेटल जो है वो लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका आंसर है मरकरी। इसके बाद छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सारे के सारे ये आपके मेटल हैं, नॉन मेटल कौन सा है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो है आपका इसमें क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेटल ना होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। क्या है ये, कुकिंग और फूड और डाइजेशन यानी कि खाना पचना और खाना बनाना कौन सी प्रक्रिया है, तो बोथ आर केमिकल प्रोसेस, तो दोनों की दोनों रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। उसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्योर सब्सटेंस। तो आपका जो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन है, यानी कि आपका जो है प्योर मतलब क्या, शुद्ध जो आपकी सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पर कौन कौन से आपके प्योर है इसको बताना है, शुद्ध कौन सा है, आइस, मरकरी और आयरन, तो तीनों शुद्ध हैं, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन है व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स एंड आर नॉन एज। तो ये दोनों जो लेयर होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इममिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। इममिसिबल क्योंकि ये आपके जो हैं सेपरेट रहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, और इससे ऑब्जेक्ट का हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या है पूछा गया है, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट में है, यूनिफॉर्म में है और मूविंग है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है आपका बिल्कुल टाइम के साथ में सेम वेलोसिटी से चल रहा है। इतनी वेलोसिटी है इसकी, बढ़ी नहीं, बस यहाँ जाकर रुक गई है, और वेलोसिटी जो है फिक्स हो गई है। अब इसी वेलोसिटी से टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो इसमें जो स्टेटमेंट है 4 हैं, इसमें से राइट स्टेटमेंट सी है, स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज़ इट्स वेलोसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन यानी कि एक दिशा में वेग जो है वो आपकी क्या है, स्पीड है, ठीक है। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज़, तो स्पीड क्या है कि किसी एक दिशा में
किसी वेग से गति करना जो है वो स्पीड है। ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे तो किसी एक दिशा में ही जाएंगे, तो वो आपका जो स्पीड है वो उसको स्पीड ही कहेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो ए वर्कर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। वो अपने घर से 40 किलोमीटर गया अपने कारखाने तक या अपने ऑफिस तक, एंड 10 किलोमीटर्स टुवर्ड हिज हाउस बैक। और वापस यहाँ से जहाँ 10 किलोमीटर ये 40 किलोमीटर पहुँचा अपने ऑफिस में, ऑफिस से वापस गया ये 10 किलोमीटर अपने घर की तरफ। देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वर्कर इन द होल ट्रिप। तो इस वर्कर ने क्या किया, 40 किलोमीटर ऐसे गया, ठीक है, और फिर वापस यहाँ से इसी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर आया। तो ये उल्टा आया 10 किलोमीटर, तो माइनस कर देंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट होती है जो दूरी उसने तय की है, वो भी कौन सी, बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि लंबवत दूरी जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो विस्थापन कितना होगा उसका, विस्थापन हो जाएगा 30 किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो विस्थापन के बदलने की जो दर है उसको क्या कहते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के बदलने की दर को हम वेलोसिटी यानी वेग कहते हैं। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी which indicates that its value is can be positive and can be negative और ज़ीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और इसके जो हैं आपके पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकती है। उसके बाद में आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 40 मीटर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वो कितना चलता है, 40 मीटर। एंड अनदर इज़ 80 मीटर इन 5 सेकेंड। और दूसरा कोई है, यानी कि एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, ये चलता है 40 मीटर 5 सेकेंड में और ये चलता है 80 मीटर 5 सेकेंड में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, इन दोनों का जो टोटल चले हैं उतना जोड़ करके और नीचे जो टोटल आपका है इनको जोड़ के भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए इसका आ जाएगा 120, ठीक है, और नीचे वाला जाएगा 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 मीटर पर सेकंड, ए इसका आंसर हो गया। एस आई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन का यानी कि आपका त्वरण का जो है एस आई मात्रक क्या होता है वो बताना है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिखा आ सकता है, ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि बट्टे का साइन हो, समझना है इस बात को। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, जैसे कि यहाँ पर ये चलिए ये आपका टाइम हो गया, ठीक है, और ये आप यहाँ से मान लीजिए ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो स्लोप है वो क्या देता है, तो हमारा जो इसका स्लोप देता है, चाहे हम ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं कैसे भी जाएं, ये पूरा का पूरा क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ठीक है, सॉरी स्पीड देता है, स्पीड, क्योंकि हमने कुछ समय में कितनी दूरी तय की वो हमारी स्पीड बताती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि दूरी समय का जो ग्राफ है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वो स्पीड यानी कि आपकी गति परिवर्तित बताता है। 18वां जो क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ मोशन अमोंग द फॉलोइंग। तो इन सभी में से सबसे सिंपल है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति, गमन, सिंपल यानी कि आपका सिंपल मोशन जो है वो। अब आते हैं, व्हाट इज़ मास पर सेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो इट इज़ डिफाइंड एज द मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो आपका है मास यानी कि द्रव्यमान, 1 ग्राम जो आपका जो द्रव्यमान है वो ग्राम में हो, सॉल्यूट यानी विलय का, और प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन में, और ये विलायक है, ठीक है। विलायक जो प्रेजेंट होता है 1 ग्राम मास में, वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम कि आपका जो है मास परसेंटेज सॉल्यूशन है। उसके बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, डिफाइन
क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। ये आपके कहाँ काम आती है? फार्मा इंडस्ट्री में जो आपके इंजेक्शंस बनते हैं, जो कि आपके बॉडी में इंजेक्ट होते हैं, उनमें क्रिस्टलाइजेशन होता है। उसमें क्या है कि आपका प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उससे इंजेक्शंस बनते हैं। तो ये इसका राइट आंसर इस तरह से आप लिखेंगे कि जो है ये एक प्रोसेस है, यानी कि ये एक आपका स्टेप है, प्रोसेस है, जो कि आपका प्योर सॉलिड को अलग करता है इसके इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल के फॉर्म में इसको जो है क्या करता है? अलग करता है। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई इज़ वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? तो वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज, यानी कि बहुत सारे तत्वों के साथ ये जो है आपका जो है क्या है? मिश्रित हो जाता है, मिक्स हो जाता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, यानी कि ये सभी जगह पे कहीं पे भी अपना काम कर जाता है। इसके बाद आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। सी वाटर कैन बी क्लासीफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। कमेंट करना है इसमें। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर सी वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड एक्सेप्ट बाई इवोपरेशन। ठीक है, ये खाली आपका जो है वाष्पीकरण से जो है ये क्या नहीं होता कि ये सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर जो है ये सेपरेट नहीं होता। देयरफॉर सी वाटर इज़ ए कंसिडर्ड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और दूसरा रीज़न भी बोल सकते हैं, सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स मड और डिकेड प्लांट एट्सेट्रा अदर देन सॉल्ट वाटर। ठीक है ना, सो इट इज़ हिट्रोजीनियस ऑल्सो। तो ये दो रीज़न्स हैं हिट्रोजीनियस के, कि इसमें आपका एक तो कि हम जो वाष्पीकरण से पूरे नमक और पानी को सेपरेट नहीं कर सकते, और दूसरा जो है इसमें आपका इसमें मड गंदगी रहती है और भी बहुत सारे प्लांट के जो है छिलके विलके रहते हैं, तो वो भी इस साल्ट और वाटर में मिक्स रहते हैं, तो उनको भी सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए हिट्रोजीनियस कहते हैं। उसके बाद आते हैं स्मोक एंड फोग बोथ आर एरोसोल्स इन वॉट वे आर दे डिफरेंट। तो ये दोनों के दोनों एरोसोल्स तो होते हैं। इसका एमसीक्यू भी आता है कि स्मोक एंड फोग आर बोथ कॉल्ड कोलाइड्स या फिर एरोसोल्स, ऐसे करके आता है, तो एरोसोल्स इसका ध्यान रखना है। और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि एक सॉलिड फॉर्म में होता है और एक गैस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो है आपका दोनों का दोनों जो है डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? गैस होता है। और द ओनली डिफरेंस इज़ द डिस्पर्सन फेस इन फोग, यानी कि जो फोग है, यानी कि जो आपका धुंध है, वो डिस्पर्स होता है इन लिक्विड। ठीक है, वो लिक्विड में। ठीक है, और जो दूसरा स्मोक होता है ये डिस्पर्स होता है ए सॉलिड में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म डिस्टिलेशन? गिव इट्स वन एप्लीकेशन। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ए लिक्विड एंड then condensing the vapor obtained in liquid. This process is used to obtain wines from the sugar cane. ये एग्जांपल हमने बता दिया, ठीक है, एप्लीकेशन बता दिया। और डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग लिक्विड, मतलब हम किसी लिक्विड को यानी कि पानी को उबाल रहे हैं, देन कंडेंसिंग द वेपर ऑब्टेन इनटू लिक्विड। अब जो इसका भाप बन करके ढक्कन पे जमता है उसको कहीं पर इकट्ठा करना डिस्टिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये है डिस्टिलेशन की सिंपल सी प्रोसेस। उसके बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज़ किए गए हैं यहाँ पे। आपको ये भी पढ़ना है, साथ साथ आपकी बुक भी पढ़नी है, ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहो। और आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको क्वेश्चंस को समझा दिया जाए। 25 नंबर है, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। कंपाउंड और आपको एलिमेंट में अंतर बताना है। एक तो हो जाएगा आपका एन एलिमेंट इज़ मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से जो है कंपाउंड बनता है। और एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिटेड बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स, यानी कि इसको हम टुकड़े नहीं कर सकते किसी भी हालत में, केमिकली या फिर फिजिकली। और कंपाउंड कैन बी जो है कि आपके स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 2 न्यू सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड। फिजिकल तो नहीं कर सकते लेकिन केमिकल से कर सकते हैं। इसको केमिकल भी नहीं कर सकते और फिजिकल भी नहीं कर सकते। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी?
तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट फार्मूला एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है। व्हाट इंडिकेट्स द मोशन ऑफ द अर्थ। तो मोशन ऑफ द अर्थ जो है वो कैसे इंडिकेट होता है, यानी कि धरती घूम रही है कैसे प्रतीत होता है, तो फिनोमिना लाइक डे एंड नाइट इंडिकेट्स मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि मोशन धरती की गति के बारे में दिन और रात का होना जो है ये बताता है कि धरती भी गति करती है। ये इसका आंसर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी, यानी कि मास जो है 1500 केजी दे रखा है कार का, जो यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है, तो उसका वेग जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि वर्क कितना करना पड़ेगा उसको 30 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ा करके और 60 किलोमीटर प्रति आवर करने के लिए कितना हमें जो है वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कार का द्रव्यमान यानी कि मास जो है कार का वो 1500 है, और प्रारंभिक वेग यानी कि यू इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको सेकंड में, हमेशा मीटर पर सेकंड में होता है ना, हमारा वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड में। अभी अभी हमने ऐसा यूनिट पढ़ा था, तो मीटर पर सेकंड जब होती है तो हम मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे। तो हम 1500 केजी सॉरी यू को चेंज कर रहे हैं, तो 30 गुणा में 1000 मीटर आपका किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बनाया तो कितना हो गया 1000 से गुणा कर दिया, और घंटे को आप जब सेकंड में बनाएंगे तो 60 गुणा 60, 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया सेकंड में कन्वर्ट। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 25/3 यानी कि 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास यू। बस अब हमारे पास क्या करना है, सिंपल आगे फॉर्मूले में रखना है, आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार कार का अंतिम वेग यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी वो हो गई वी की, हमने वैल्यू कितनी निकाल दी 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, क्योंकि ये 60 पहले हमने 30 की निकाली, अब 60 होती है तो इसका डबल हो जाएगा, 25 का डबल 50। इसलिए कार की प्रारंभिक ऊर्जा जो है यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है हम क्या कर सकते हैं, वो कितनी होती है 1/2, यानी गतिज ऊर्जा कितनी होती है 1/2 mv²। mv की जगह यू हमारे पास गिवन है, तो 1/2 1500 kg जो मास है, और यू अभी अभी हमने वी जो है निकाला था, वी को हम जो है यहाँ पे रख देंगे 25/3 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगी कार की जो है अंतिम ऊर्जा कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास 62,5000/3 जूल। ठीक है, इतना आपके पास आ गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, तो इसी प्रकार से जब ये 30 की स्पीड में थी, तो अभी इसके जब ये डबल होती है यानी कि उसकी तरफ होती है 60 की तरफ, तो उसका हम जब निकालते हैं तो 50/3 आया था, उसको हम रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो आ जाएगा 6,25,000/3 जूल। तो बटे में 3 जूल दोनों तरफ है, तो 3 जूल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये और ये बच गए। इनमें से आपको क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को ई में से माइनस कर देंगे, यानी कि एफ फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,56,250 जूल। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगे कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं बता दिया गया है। और इस पूरे वीडियो में जो अभी आपने ये पीडीएफ देखी है, इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं आप। मैं इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से पूरी की पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करूँगा ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके लिए। हैव ए गुड डे।